सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की मांग की। अब पश्चिमी देशों को इससे भय होने लगा कि ये सब क्या हो रहा है। कोरिया युद्ध। कोरिया का युद्ध वास्तव में पश्चिमी गुट और कम्युनिस्ट के बीच युद्ध था। उत्तरी कोरिया ने दक्षिणी कोरिया पर आक्रमण कर दिया। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र संघ में उत्तरी कोरिया को आक्रमणवादी घोषित कर दिया और उसने झंडे तले अनेक देशों की, विशेषकर अमेरिकी सेनाओं ने दक्षिणी कोरिया की सहायता की और कोरिया संघर्ष में शीत युद्ध सशस्त्र संघर्ष में बदल गए। ये युद्ध 4 वर्ष तक रहा और 1953 में बंद हुआ। अमेरिका द्वारा जापान के साथ शांति संधि। कोरिया युद्ध चल रहा था, तभी अमेरिका ने जापान के साथ एक संधि की। सोवियत संघ ने जिसकी काफ़ी निंदा की। अब है शीत युद्ध का तीसरा चरण 1953 से 1958 तक। पहला है इसमें सोवियत संघ द्वारा आणविक परीक्षण। सोवियत संघ ने आणविक परीक्षण किया अगस्त 1953 में। दूसरा पॉइंट है हिंद चीन का प्रश्न। हिंद चीन में दोनों सोवियत संघ और अमेरिका ने अलग अलग पक्षों का समर्थन किया। अमेरिका ने इस संघर्ष में फ्रांस का सहयोग दिया तो सोवियत संघ ने हिंद चीन के लोगों का समर्थन किया। सीटों का निर्माण। सीटों का प्रमुख उद्देश्य क्या था? दक्षिण पूर्वी एशिया में कम्युनिस्ट चीन के साम्यवादी प्रसार का विरोध करना था। तो इस संधि में एक बात यही थी कि वियतनाम, कंबोडिया, लाओस साम्यवादी चीन के प्रभाव में जाने से कैसे रोकें, कैसे रोका जाए इनको। अगला था वार्सा पैक्ट का निर्माण। 14 मई 1955 को सोवियत संघ और उनके 8 साथियों ने वार्सा पैक्ट का निर्माण किया और ये कहा गया कि अगर किसी एक सदस्य पर सशस्त्र सैनिक आक्रमण होता है तो अन्य देश उसकी सैनिक सहायता करेंगे। ये नाटो का जवाब था। हंगरी में सोवियत हस्तक्षेप। 1956 में हंगरी में सोवियत संघ ने हस्तक्षेप किया, वहाँ पर मदद की, जिसकी पश्चिमी देशों ने आलोचना की। आइजनओवर सिद्धांत। अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनओवर ने जून 1957 में इस सिद्धांत की स्थापना की। इसमें यह कहा गया कि साम्यवादी गुलामी से घिरी जनता की स्वतंत्रता के संघर्ष में अमेरिका सहायता करेगा। अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रपति को ये अधिकार दे दिया कि वो स्वयं विवेक से अमेरिकी सेना को मध्य पूर्व के किसी भी देश में साम्यवादी आक्रमण रोकने के लिए भेज सकता है। इससे शीत युद्ध में उग्रता आ गई। शीत युद्ध का चौथा चरण 1959 से 1962 तक चला। सोवियत संघ में राष्ट्रपति बने थे स्टालिन के उत्तराधिकारी ख्रुश्चेव। तो ख्रुश्चेव की अमेरिका यात्रा। पहला चरण है सोवियत नेता ख्रुश्चेव ने अमेरिका की यात्रा की और उन्होंने आइजनओवर को सोवियत संघ आने का निमंत्रण दिया था। इस सौहार्द को कैंप डेविड भावना के नाम से भी जाना जाता है, जिससे लगा कि शीत युद्ध की बर्फ पिघलने लगेगी और शांति की स्थापना होगी। अगला पॉइंट है U-2 विमान कांड। लेकिन ये विचारधारा धरी की धरी रह गई और 1 मई 1960 को अमेरिका का जासूसी विमान U-2 सोवियत सीमा में जासूसी करते हुए पकड़ा गया। इस विमान में जासूसी के अनेक उपकरण और यंत्र पकड़े गए। विमान चालक ने यह स्वीकार किया कि मुझे अमेरिका ने भेजा है। ये गतिविधि जब आइजनओवर के सामने आई तो उनके शब्दों में उन्होंने ये कहा कि सोवियत संघ में सामरिक गतिविधियां बड़ी गुप्त रहती हैं
अतः किसी भी आकस्मिक आक्रमण को रोकने के लिए अमेरिका ऐसी जासूसी कार्रवाई करता है और आगे भी करता रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय कानून में इसकी कोई मनाही नहीं है। इससे शांति को धक्का लगा। तीसरा पॉइंट है पेरिस का शिखर सम्मेलन। 16 मई 1960 में पेरिस में शिखर सम्मेलन की असफलता साफ नजर आने लगी थी। जब पेरिस शिखर सम्मेलन हुआ तो उसमें खुरुश्चेव ने U2 मुद्दा उठाया, अमेरिका की भर्त्सना की, आइजनहोवर का अपमान किया। उन्होंने मैकमिलन और डी गॉल से तो हाथ मिलाया, किंतु आइजनहोवर ने हाथ बढ़ाया। हाँ, तो हम बात कर रहे थे पेरिस का शिखर सम्मेलन। तो पेरिस का जो शिखर सम्मेलन हुआ उसने खुरुश्चेव ने आइजनहोवर से न केवल हाथ मिलाने से इनकार कर दिया, बल्कि खुरुश्चेव ने यहाँ तक कह दिया कि अब अमेरिकी राष्ट्रपति को सोवियत संघ आने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इससे सारी दुनिया में गहरी निराशा छा गई। कैनेडी का राष्ट्रपति निर्वाचित होना। 8 नवंबर 1960 को अमेरिकी राष्ट्रपति पद के निर्वाचन में जॉन कैनेडी विजयी हुए और उन्होंने अपने पूर्वाधिकारी के विपरीत ये आशा व्यक्त की कि सोवियत संघ और साम्यवाद के प्रति सहयोग की नीति अपनाई जाएगी। 5वां पॉइंट है खुरुश्चेव द्वारा पूर्वी जर्मनी से पृथक संधि करने की धमकी। जून 1961 में खुरुश्चेव ने पूर्वी जर्मनी के साथ एक पृथक संधि पर हस्ताक्षर करने की धमकी दी तो कैनेडी ने खुले शब्दों में उन्हें ये बता दिया कि हम इस तरह की एक पक्षीय स्थिति स्वीकार नहीं करेंगे। क्यूबा की घटना। क्यूबा अमेरिका के पड़ोस में एक टापू है जो 1958 में डॉक्टर फिडेल कास्ट्रो के नेतृत्व में साम्यवादी शासन की स्थापना हो गई। अब अमेरिका के लिए चिंता का विषय हो गया कि उसकी सीमा पर साम्यवादी रूस का क्यूबा के माध्यम से प्रभाव बढ़ रहा है। कास्ट्रो की सरकार को बड़ी मात्रा में सोवियत संघ से आर्थिक और सैनिक सहायता मिलने लगी और नए नए अड्डे कायम होने लगे। 1962 में कैनेडी ने क्यूबा में एक सैनिक अड्डे की स्थापना की निंदा की और नाकेबंदी की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि अब हम नहीं आने देंगे, सोवियत संघ के मदद को हम नहीं आने देंगे, उसकी सैनिक सहायता को नहीं आने देंगे। तो सोवियत प्रधानमंत्री खुरुश्चेव ने दूरदर्शिता से काम लिया और ये कहा कि वहाँ से अब हम सैनिक अड्डे हटा लेंगे। ये एक बहुत अच्छा निर्णय माना गया और इस तृतीय विश्व युद्ध टल गया। अब अगला है शीत युद्ध के विस्तार का 5वां चरण 1963 से 1979 तक। शीत युद्ध का ये 2 चरण था। इसमें शीत युद्ध में शिथिलता आने लगी। इसे दितांत कहते हैं। दितांत का मतलब है शीत युद्ध में शिथिलता। तो इसकी अनेक घटनाओं के माध्यम से ये साबित होता है। पहला है परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। 25 जुलाई 1963 को ब्रिटेन सहित सभी देशों में मॉस्को में वायुमंडल, बाह्य अंतरिक्ष, समुद्र में अणु परीक्षण प्रतिबंध करने वाली एक संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसमें ये कहा जाने लगा कि ये संधि हालांकि एक सतयुग को नहीं लाएगी, संघर्ष को कम नहीं करेगी, लेकिन शांति की ओर विवेक की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। दूसरा था हॉटलाइन समझौता 1963। इस संधि के तहत वाशिंगटन और क्रेमलिन ने टेलीफोन और रेडियो का सीधा संपर्क स्थापित करने का समझौता किया, जिससे ये था कि अगर अंतर्राष्ट्रीय संकट हो तो दोनों महाशक्तियाँ सीधा संपर्क स्थापित कर सकती हैं और संकट का वातावरण टाल सकती हैं। तीसरा है परमाणु अप्रसार संधि। 1968 की परमाणु अप्रसार संधि सोवियत संघ, अमेरिका और ब्रिटेन के बीच हुई। इसमें यह कहा गया कि परमाणु अस्त्र संपन्न राष्ट्र
परमाणु विहीन राष्ट्रों को परमाणु अस्त्र प्राप्त करने में किसी प्रकार की सहायता नहीं करेंगे। अगला है मॉस्को बोन समझौता। सोवियत संघ और पश्चिमी जर्मनी के बीच 1970 में ये समझौता हुआ, जिसमें सोवियत संघ